माननीय विवेक के तनखा जी, माननीय तनखा जी। Honorable Chairman and members of the House, कई चीज़ें इस अमेंडमेंट में बड़ी इनॉक्यूअस सी दिखती हैं, बट वैसे आप अगर डीप रीडिंग करेंगे तो उतनी इनॉक्यूअस नहीं होंगी इन इम्प्लीमेंटेशन। जैसे आपने सेक्शन 3 को अमेंड किया है और अमेंड करके आप चाहते हैं कि चीफ जस्टिस अगर अवेलेबल नहीं है या चीफ जस्टिस को आप डेजिग्नेट नहीं करना चाहते हैं एज चेयरमैन, तो आपने एक ऑप्शन रखा है एक जज को भी बनाने का। मगर ये क्लैरिटी इसमें नहीं मिलती है कि अगर देयर इज एन एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस अवेलेबल, क्या विल ही बी ओवरलुक्ड एंड सम हैंडपिक्ड जज वुड बी मेड द चेयरमैन? ये क्लैरिटी बिल में होनी चाहिए थी, क्योंकि अदरवाइज आप अपने ऊपर एक डिस्क्रेशन ले रहे हैं कि फ्रॉम द जुडिशरी यू कैन डू पिक एंड चूज। अगर कोई सख्त चीफ जस्टिस है, चाहे वो स्टेट की बात हो या सेंटर की बात हो, तो आप कह देंगे कि हम उसको कोई अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। दो पर्सनली स्पीकिंग मैं तो उस पक्ष में हूं कि रिटायर्ड जजेस को अपॉइंटमेंट नहीं मिलना चाहिए, बट क्योंकि आपने इंडिया भर में एक सिस्टम बना के रखा है जहां रिटायर्ड जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को अकोमोडेट किया जाता है, तो उस सिस्टम में कम से कम पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। और दूसरी प्रॉब्लम उस सेक्शन में यह भी है, 3B जो है उसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज को भी आप नॉमिनेट करते हो रिटायर्ड। तो अगर ए में चीफ जस्टिस की जगह आप एक सुप्रीम कोर्ट जज को नॉमिनेट करते हैं और बी में भी सुप्रीम कोर्ट जज को नॉमिनेट करते हैं, तो दो सुप्रीम कोर्ट जजेस में आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि चेयरपर्सन कौन होगा? आप क्या सुप्रीम कोर्ट की उसकी सीनियरिटी से चलेंगे कि उसकी ह्यूमन राइट्स के एक्सपीरियंस से चलेंगे? तो ये विसंगतियां हैं जो कि देखी नहीं गई। इसी तरह आपने क्लॉज डी आई थिंक जिसमें कहा कि 2 एक्सपर्ट्स आप ले सकते थे। इसके पहले देश में एक्सपर्ट्स के नाम पे, एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स के नाम पे हम डीजीपीस को लेते थे, हम ब्यूरोक्रेट्स को लेते थे। उनका ह्यूमन राइट से कोई वास्ता ज्यादा होता नहीं था, बल्कि अगर दमन होता है ह्यूमन राइट्स का, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, वो तो पुलिस फोर्स करता है। मैं नहीं कह रहा कि जिसको आप अपॉइंट कर रहे हैं वो करता था, मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूं। उस सिस्टम में कभी डीजीपीज नहीं आते थे या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को नहीं लाया जाता था। अब आपने कहा कि हम 3 लाएंगे, उसकी जगह हम, और एक उसमें से वुमन होगी। इसमें कोई एक्सेप्शन बुराई नहीं है, वुमन होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी का एक पार्ट है। बट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उन 2 एक्सपर्ट्स को जो लाते हो, एक लाइन और लिखते हैं आप, हम उनका ह्यूमन राइट रिकॉर्ड भी देखेंगे जिनको आप अपॉइंट कर रहे हैं। दे मस्ट बी ह्यूमन राइट फ्रेंडली। आपने सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट किया, मैं देखिए मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं किस एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, मैं तो देश की बात कर रहा हूं, मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं एक रूल की बात कर रहा हूं। क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाए क्यों गए थे? यूनाइटेड नेशंस ने बोला था पूरे विश्व में कि एवरी कंट्री मस्ट हैव अ ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसीलिए हमने नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाए और उनको कॉन्स्टिट्यूट किया। अब आप दिल्ली शहर है, जैसे दिल्ली स्टेट है, आपने दिल्ली स्टेट को एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो दिल्ली में है, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ स्टेट कमीशन। सुप्रीम कोर्ट का उसमें आदेश भी है कि दिल्ली में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की पोस्ट जल्दी से आप भरिए, मगर आपने एक थ्रू दिस अमेंडमेंट दिल्ली को बाहर कर दिया। वो भी एक विसंगति है। इसी तरह अब आप देखें कि पुलिस कस्टडी में मैंने कुछ 2001 से 2010 के बीच में 1504 डेथ्स हुई पुलिस कस्टडी में और 12,727 डेथ्स हुई जुडिशियल कस्टडी में। दिस इज फ्रॉम 2001, 2002 टू 2009, 2010।
और इतनी सारी जब डेथ्स हो रही हैं, आप उसी सिस्टम के लोगों को ह्यूमन राइट्स का मेंबर बनाते हो। स्टेट्स में भी हो रहा है, स्टेट्स में लॉ तो एक ही है, इसी लॉ के बेसिस में अपॉइंटमेंट्स यहां भी होते हैं, इसी लॉ के बेसिस पे स्टेट्स में भी होते हैं। आई नो इन सो मेनी स्टेट जहां पर पुलिस के आईजीज एंड डीजीपीज वगैरह को ह्यूमन राइट्स में डाला गया। तो इससे कोई आप लोगों को जो एक कॉन्फिडेंस आता है, एक ट्रस्ट आता है इन सिस्टम, हम वो ट्रस्ट तो नहीं दे पा रहे हैं। और ह्यूमन राइट कमीशंस की रिकमेंडेशंस की क्या हालत है? आपने उनको सिविल कोर्ट का पावर दे दिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करना होना कंप्लेंट, जो एक स्टैट्यूटरी कंप्लेंट होती है, तो सम प्रोसीजर विल हैव टू बी फॉलोड। दे फॉलो अ प्रोसीजर, करने के बाद वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। इट्स नॉट एन ऑर्डर, इट्स अ रिकमेंडेशन। और उसके बाद आप उस रिकमेंडेशन लेकर पूरी दुनिया में घूमते रहिए कि कोई इंप्लीमेंट करे। सालों इंप्लीमेंट नहीं होती हैं, और कई बार तो लोगों को उस इंप्लीमेंटेशन के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है फॉर अ रिट। आई नो दोस केसेस। तो हमने क्या सिस्टम बनाया है? मतलब अगर हम अमेंडमेंट कर रहे थे तो हम इन चीजों को अमेंड करते। चीफ जस्टिस की जगह जज को ले आए, ये तो कॉस्मेटिक आप अमेंडमेंट्स ला रहे हो। आप तो फंक्शनल अमेंडमेंट्स लाते तो देश खुश होता, आज एक्टिविस्ट खुश होते, जनता खुश होती। वो अमेंडमेंट्स तो आए नहीं जो रियल अमेंडमेंट्स होने चाहिए थे। आप देखिए सेक्शन 30 में लिखा है ह्यूमन राइट कोर्ट्स बनेंगे। आप विश्व में कहीं भी किसी अच्छे देश पे जाइए, ह्यूमन राइट कोर्ट्स बनते हैं, सब वहां पर हैं। इमिग्रेशन के जो इश्यूज होते हैं, रेशियल इश्यूज होते हैं, जेंडर इश्यूज होते हैं, इंडिया में कास्ट कम्युनिटी के इश्यूज हो सकते हैं, ये सब ह्यूमन राइट कोर्ट्स में जाने चाहिए केसेस। मैंडेट है लॉ का कि ह्यूमन राइट कोर्ट एस्टैब्लिश होंगे इस देश में, आज तक नहीं हुआ। तो हम एक लिप सर्विस देके भी क्या करेंगे इन अमेंडमेंट्स को? आप ये अमेंडमेंट्स पास भी करवा लीजिए, इससे सोल्यूशन थोड़ी आने वाला है। मेरा तो आपसे अर्ज यही है कि भाई हम ये सब चीजें तो कर रहे हैं, बट लार्जर इशू शुड हैव बीन एड्रेस्ड। अब वो इसीलिए जब आपने बोला सिलेक्ट कमेटी को जाना चाहिए, शायद सिलेक्ट कमेटी में जाता तो ये सब बातें सामने आती, स्टैंडिंग कमेटी में जाता तो ये सब बातें सामने आती। जब आप स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजेंगे, सिलेक्ट कमेटी में भेजेंगे, तो ऐसे हाफ हार्टेड हाफ बेक्ड लॉज बनेंगे। हमको पर से एज हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा, इस लॉ से हमको बहुत ज्यादा कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। अगर आपने चीफ जस्टिस के साथ जज को ऐड कर दिया, मगर स्टैंडिंग कमेटी में जाता तो हम बताते हैं कि आप दो जज को क्यों ला रहे हैं, बी में भी एक सुप्रीम कोर्ट जज को क्यों लेके आ रहे हैं। अगर आप स्टैंडिंग उसको सेलेक्ट कमेटी में भेजते, हम ये भी बताते कि जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे थे इसके पहले दे डोंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, उनकी रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स देखना चाहिए। तो ये सब तो कुछ हुआ नहीं। तो आप अमेंडमेंट ले आए, टेक्निकली रूल यू करेक्ट के रूल्स के तहत ठीक है, बहस भी हो रही है, हम अपनी बात भी रख रहे हैं। बट जो देश में जो एक मंशा थी कि जो चीजें हो सकती थी, बदल सकती थी, और हम नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में अपने आप को ला सकते थे, हम अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं। ह्यूमन राइट कोर्ट्स, आप सेक्शन 30 देखिए, मैं तो एक्ट लेके आया हूं। सेक्शन 30 में क्या लिखा है? ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स। अब ये सेंटर की चीज नहीं है, ये स्टेट्स को बनानी पड़ती है। फॉर द पर्पज ऑफ नॉट वन स्टेट, फॉर द पर्पजेज ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, the state government may, with the concurrence of Chief Justice of High Court, by notification, specify for each district a court of sessions to be the human rights court to try the said offences, provided that nothing in this section shall apply if a court of sessions is already specified as a special court, or a special court is already constituted. ना तो कोई constituted है। अब आप कहेंगे लेबर कोर्ट इज अ ह्यूमन राइट्स कोर्ट, क्योंकि लेबर डिस्प्यूट भी ह्यूमन राइट्स के से कनेक्टेड कहीं ना कहीं होंगी। बट नहीं, ह्यूमन राइट्स का एक अलग कनोटेशन होता है। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तब होता है व्हेन देयर इज अ डोमिनेंट ऑब्जेक्ट एंड देयर इज अ सब्जेक्ट। जो डोमिनेशन से जो राइट्स का हनन होता है उसको ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कहते हैं। एवरी सिविल डिस्प्यूट, एवरी कमर्शियल डिस्प्यूट, देयर विल ऑलवेज बी एन एलिमेंट ऑफ डोमिनेशन। एक जनरल मैनेजर एक वर्कर को सैक करता है, देयर इज अ एलिमेंट ऑफ डोमिनेशन, बट हर वक्त हम उसको ह्यूमन राइट्स के कोर्ट्स के लायक केस नहीं समझते। ह्यूमन राइट्स होता है जब आपके राइट्स का हनन होता है। जो हनन
कॉन्शियंस के विपरीत होता है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल चीजें आती है। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर इसमें अच्छा सा डिबेट होता, अच्छे से कंसिडरेशन होता, it had gone to a select committee or a standing committee, maybe we could have brought a better amendment which would have served this country better. Thank you. Thank you.